हेलो एवरीवन। स्क्रीन पर आप एक टाइटल देख रहे होंगे, एक पिक्चर देख रहे होंगे और ये पिक्चर आपके विद्यालयों में एक इंग्लिश ग्रामर की बुक भेजी गई है। का ये फ्रंट कवर है यानी टाइटल पेज है। तो इसकी कलर को देख करके, इसकी राइटिंग को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि आपके स्कूल्स में एक ऐसी बुक भेजी गई है जो कि इंग्लिश ग्रामर की बुक है। इसका पूरा नेम है अ हैंड बुक ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन राइटिंग। इस बुक को ELTI यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट प्रयागराज द्वारा लिखा गया है। जो आप टाइटल इसमें देख रहे हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट यूपी प्रयागराज। और ELTI SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये यूनिट है ELTI। जिस तरीके से डाइट भी SCERT की यूनिट है, उसी तरीके से ELTI भी SCERT की एक यूनिट है। यानी कि इसी यूनिट ने यानी ELTI के द्वारा इस बुक को बनाया गया है। और जो इंग्लिश लैंग्वेज का काम होता है आपके बेसिक स्कूल्स में, वहाँ पर सभी तरह के इंग्लिश जो बुक्स हैं उनका निर्माण ELTI के सहयोग से किया जाता है। इस बुक की अगर इम्पोर्टेंस की बात हम करें, अगर क्लास 1 से लेकर के हालांकि क्लास 1 में क्लास 1 में भी इंग्लिश की बुक आ गई है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक केवल इस बुक को ग्रामर के रूप में, अगर ग्रामर के लिए अगर बेस बना लिया जाए, तो आप मान लीजिए कि क्लास 8 पास करते करते बच्चे का एक बहुत बड़ा कमांड हो जाएगा इंग्लिश में। बहुत बढ़िया उसको नॉलेज हो जाएगी कि आगे वो ग्रामर को सीखने में उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। केवल इतने ही एग्जाम्पल्स जो इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, जो सेंटेंसेस दिए हैं, जो एक्सरसाइज दिया गया है, वो लगातार हर एक क्लास में अगर आप पढ़ा दें, निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं ये केवल नॉलेज नहीं बढ़ाएगी, उसके जीवन को सफल बना देगी। क्योंकि चूंकि मैं इंग्लिश लेक्चरर हूं और कई सारे पेपर्स मैंने दिए हैं, क्वालिफाई भी एग्जामिनेशन किया है। यही बेस सबका यही होता है। ग्रामर चाहे आपके नाउन हो, प्रोनाउन हो, प्रीपोजिशन, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर्ट हैं या टेंस हैं, वो सब यही होते हैं। केवल थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ सकता है, बात में बेसिक चीजें वही हैं। अगर नाउन के टाइप्स हैं, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस हैं, बदलेगा कुछ नहीं, यही सब रहेगा। बस क्या है कि बच्चों को अगर ये जानकारी हो जाए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये टेंसेस हैं, तो निश्चित रूप वो आगे वो मूव कर जाएगा। ये काम किसका? ये काम हमारा है एज ए टीचर्स, एज ए जो भी शिक्षक हैं, विद्यालयों में, डाइट्स में हम लोग हैं, ये हमारा काम है कि हम इस बुक की इंपॉर्टेंस को बताएं। जहां तक मेरा मानना है, इस बुक को आप बेस बना लीजिए। ये बुक निश्चित रूप से कई बच्चों के जीवन को चेंज कर देगी। यानी बड़े बड़े सफलता उसको वो टीचर्स बन सकते हैं और कई सारी पोस्ट में जा सकते हैं इस बुक को बेस बना करके। क्योंकि अभी तक टीचर्स की एक डिमांड थी कि हमारे बेसिक स्कूल्स में कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक नहीं है। तो मैं आज से मैं कह रहा हूँ, आपसे अनुरोध पूर्वक मैं कह रहा हूँ, इस बुक को आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। कहीं के विद्यालयों में इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उसके रिजल्ट्स भी बच्चों में देखने को मिल रहे हैं। अब कहने का मतलब आपको अतिरिक्त बुक की जरूरत नहीं है, इसी को ही बेस बना लिए। आपकी अपनी बुक है, आपके ही विभाग के द्वारा बनाई गई है और ये बहुत ही बेस्ट साबित हो सकती है। बेस्ट बुक है, बेस्ट साबित हो सकती है बच्चों के कैरियर के लिए। इसका एक वीडियो में ऑलरेडी मैं अपलोड में कर चुका हूँ। इसका फर्स्ट टॉपिक उसमें बताया था मैंने, उसको लाइव स्ट्रीम मैंने किया था, लेकिन आज को मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको भेज रहा हूँ। इसके टाइटल को देखें, ये आपका टाइटल है, इसका हाफ टाइटल, इसका पूरा टाइटल इस तरीके से आप देखेंगे। जो देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है फॉर टीचर्स टीचिंग प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस, यानी कि टीचर्स के लिए है और सभी विद्यालयों में एक ही बुक को भेजा गया है। तो टीचर इसको पढ़ करके, जो शिक्षक साथी हमारे होंगे उसको पढ़ करके बच्चों को पढ़ाएंगे। यानी फॉर टीचर्स टीचिंग प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए है। ठीक है। और इसका ये टाइटल पेज ही आप देख रहे हैं, ये टाइटल इसका है। ये देखिए अभी आई है, लिखा सेशन 2024-2025 के लिए। इसका टाइटल द सेंटेंस, द टेंस, नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, कंपोजिशन, ये कई चीजों दिया है। इसका टाइटल पेज इसका है
तो आप देखेंगे आपके विद्यालयों में ये बुक होगी, सबके यहाँ रखी होगी, और खासकर उन टीचर्स को दी गई होगी जो इंग्लिश पढ़ा रहे हों। और टीचर अगर देखना चाहें तो उसको उनसे आप देख सकते हैं। ये इसके विषय में डिटेल में मैंने बता चुका हूँ। आज मेरा दूसरा टॉपिक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। बुक की इम्पोर्टेंस को पहले भी बता चुका हूँ। ये इसके टॉपिक्स हैं। आज मैं टॉपिक फर्स्ट को मैं पढ़ा चुका हूँ, आपके ऑलरेडी एक वीडियो पढ़ा होगा। सेंटेंस क्या होता है, इस पर हम लोग डिटेल बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, कैसे जाने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से इस बुक में बताया गया, आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ये टॉपिक फर्स्ट पर एक ऑलरेडी एक वीडियो मेरा पढ़ा है, वो लाइव स्ट्रीम मैंने किया था, उसको आप वहां देख लेंगे। सेंटेंस क्या होता है इसके विषय में डिटेल में मैंने बताया है ये पहले वाले वीडियो में। सेंटेंस क्या हो सकता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इस पर भी मैं बता चुका हूं, उसी वीडियो में पढ़ा है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, इसको उसको भी मैं अपने आगे इसके पहले वाले एक वीडियो, ये फर्स्ट वीडियो ही वो था, उसमें पूरा डिटेल में मैंने इसको बताया क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, इस पर भी तो फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। फ्रेज क्या होता है, इस पर भी हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। क्लॉज क्या होता है इस पर आज हम लोग बात करेंगे। टॉपिक सेकेंड पर हम लोग बात करेंगे, ये सेकेंड वीडियो ही है। देखिए, बड़ा ही हम लोग सब जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन हम इसको अगर डिटेल से किसी से पूछते कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आप डिफाइन करेंगे, अगर किसी को, क्योंकि एज ए टीचर से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बच्चों को अच्छे से समझा ले जाएंगे। इस बुक में इस टॉपिक को इतने सरल तरीके से समझाया गया है कि एज ए टीचर हमें भी अच्छी चीजों का बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझाया गया है। इसमें लिखा है जैसे कि हम सेंटेंस की बात, सेंटेंस के विषय में बता चुके हैं। आज हम केवल बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें लिखा है कोई भी सेंटेंस वर्ड्स यानी शब्दों का एक व्यवस्थित समूह होता है, इसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है। यहाँ पर सेंटेंस की बात की, सेंटेंस क्या होता है तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके। आज हम केवल इतना जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या, किसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दिख रहा है, रेखा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस के माध्यम से अब प्रयास किया गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। बिल्कुल आपको रट जाएगा। देखिए लिखा है इस सेंटेंस में सभी वर्ड्स यानी शब्दों का अलग अलग फंक्शन यानी कार्य या पर्पज यानी उद्देश्य के लिए प्रयोग, यानी कि जो भी शब्द हैं उनका अलग अलग कार्य है, उनका अलग अलग उद्देश्य है। अब ये क्या है, इनका उद्देश्य देखते क्या है, यानी सभी शब्दों का अलग अलग फंक्शन है, यानी उनका कार्य है, उनका काम है, और उनका उद्देश्य क्या है, ये इसमें दिखाया गया है इस सेंटेंस में। शब्दों का प्रयोग देखिए। अब इन शब्दों के प्रयोग के माध्यम से, इसी सेंटेंस में शब्दों के प्रयोग के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देखिए इस सेंटेंस में रेखा जो है, लिखा है रेखा किसी लड़की का नाम है, और जो किसी का नेम होता है वो होता है नाउन। क्या होता है, नाउन। और यहां पर रेखा को सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है। यहां पर कार्य इसका क्या है, यहां पर कार्य इसका क्या है, ये यहां पर कार्य इसका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, नाउन। सब्जेक्ट के रूप में रेखा का प्रयोग किया गया है, ठीक, और ये नाउन है। यहां पर इसका ये काम हो गया एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है इस सेंटेंस में रेखा को, और ये नाउन है। ठीक है, क्योंकि किसी का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन। तो यहां पर इस शब्द का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया है, रेखा शब्द। तो इसका प्रयोग यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में किया गया है। इसका प्रयोग, ए का प्रयोग इस सेंटेंस में यानी कि एक आर्टिकल के रूप में,
एक आर्टिकल के रूप में किया गया है, ठीक है, यानी कि उस या सिंगुलर के रूप में भी किया, चूंकि एक लड़की की बात हो रही है तो सिंगुलर या प्लूरल सिंगुलर के रूप में किया गया है, और अथवा अनिश्चित बताने के लिए एक आर्टिकल है किया गया। यहाँ कुल मिलाकर कह सकते हैं यहाँ पर इसका एक का प्रयोग जो किया गया है, यहाँ पर आर्टिकल के रूप में प्रयोग किया गया है। ये बता रहा है कि एक ही लड़की है, ये बता रहा है कि चूंकि एक की, हालांकि इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, चलो ये जान ली यहाँ पर इसका आर्टिकल के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। इसके बाद वेरी ब्यूटीफुल, या वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर वेरी ब्यूटीफुल गुण को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब। यहाँ पर वेरी का प्रयोग यहाँ पर एडवर्ब के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है? एडवर्ब के रूप में हुआ है, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव को, यहाँ पर एडजेक्टिव कौन है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है यहाँ पर। और एडजेक्टिव काम ये भी होता है, सॉरी, एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। यहाँ पर वेरी जो है एडवर्ब है, और यहाँ पर ये मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को। यहाँ पर वेरी शब्द का प्रयोग एक तरीके से एडवर्ब के रूप में किया गया है, एडवर्ब काम कर रहा है। और यहाँ पर ब्यूटीफुल, फिर इसके बाद कौन सा? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ये लड़की का गुण बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, यानी कि गर्ल, एक लड़की की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल का प्रयोग कैसे हुआ? एडजेक्टिव के रूप में हुआ, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। गर्ल यहाँ पर क्या है? गर्ल ये यहाँ पर नाउन है, जो ऊपर ही बताया गया है। यानी कि आप देख सकते हैं सभी शब्दों का जो प्रयोग है उनका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग उनका उद्देश्य है। कहीं वो नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है, ठीक है, और कहीं उसी वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, कहीं आर्टिकल्स है, कहीं एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। सभी शब्दों का एक सेंटेंस में सभी कई सारी चीजें इसमें आ गई, इनका अलग अलग फंक्शन है एक सेंटेंस में। अब देखते हैं, इसी से क्लियर हो जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब जो इसमें लिखा गया कितना अच्छे तरीके से, बहुत एक्सपर्ट लोगों ने लिखा, जो एक्सपर्ट्स, जो लेक्चरर्स, प्रोफेसर सर मान लो हैं, उन्होंने लिखा है। देखिए इसमें क्या लिखा है, यहां हम देख रहे हैं कि उपर्युक्त, यानी जो भी सेंटेंस की हम लोग बात करते हैं, वर्ड्स यानी शब्द किसी विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। अतः इन्हीं कार्य या उद्देश्य के आधार पर इनको कुछ नाम दिए जाते हैं। क्या कार्य है? कहीं वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कहीं वो एडवर्ब काम कर रहा है, कहीं वो आर्टिकल काम कर रहा है, कहीं हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, कहीं नाउन का काम कर रहा है। इन्हीं के कार्य के आधार पर, इन्हीं कार्यों के आधार पर, इन्हीं उद्देश्य के आधार पर इनको कुछ नाम दिए जाते हैं। क्योंकि वहां पर क्या हो, वो नाउन काम कर रहा है तो उसको नाउन, जो किसी व्यक्ति का नाम जो होता है उसको नाउन के अंतर्गत लाते हैं, तो वहां पर नाउन काम कर रहा है, उसको नाउन कह दिया। और कहीं वो ब्यूटीफुल शब्द यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी किसी की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव नाम दे दिया। तो इन्हीं कार्य या उद्देश्य के आधार पर इनको कुछ नाम दिए जाते हैं, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, या इसको शब्द भेद कहते हैं। इतने सरल तरीके से आपको बताया गया है कि हमेशा आप इसको कभी भूल ही नहीं सकते हैं। अब कभी बताना हो तो आप इतना कह सकते हैं, किसी भी, चाहे इंटरव्यू हो, कुछ भी कह सकते हैं, ये एक सेंटेंस के माध्यम से कहीं भी बता दें, आप किसी बड़े से बड़े वर्ड में बता दें, आपको डिफाइन करने के लिए कह दिया जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे कहते हैं। केवल इतना आप जीवन में पूरा याद कर लीजिए, मुझे लगता है इतना सेटिस्फाई आपका वोट हो जाएगा, या आपके टीचर्स सेटिस्फाई हो जाएंगे कि बिल्कुल कितना अच्छे तरीके। इस तरीके से जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप मान लीजिए कि एक दिमाग में बिल्कुल फील हो जाएगा उनके, कभी भूलेंगे नहीं। इसको ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये एग्जाम्पल बच्चों के सामने आप करिए तो आप रट जाएगा उनको। और बच्चों से अनुरोध है कि बच्चे भी इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस तरीके से पढ़ें, इसी सेंटेंस को पढ़ते रहें, हमेशा याद हो जाएगा। ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसको थोड़ा इंग्लिश में बताया गया, लिखा है सो वी कैन से, यानी इसी को इंग्लिश में बताया गया है। A parts of speech is just the name. A parts of speech is just the name giving to a word. ये parts of speech क्या है? हमने शब्द को एक नाम दे दिया है, बेस्ड ऑन द फंक्शन, उसके कार्य के आधार, उसके फंक्शन के आधार पर, दैट इट परफॉर्म इन द सेंटेंस, जो ये सेंटेंस में परफॉर्मेंस करता है। वही परफॉर्मेंस मतलब वो कहीं नाउन काम कर रहा है, कहीं एडवर्ब का काम कर रहा है, कहीं एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब इसमें अर्थात
सेंटेंस में वर्ड्स का उनके कार्य के अनुसार विभाजन। देखिए, जब कोई सेंटेंस में वर्ड्स का प्रयोग होता है, ठीक, कार्य के अनुसार उसका विभाजन, ठीक है। सेंटेंस में वर्ड्स का उनके कार्य के अनुसार विभाजन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। कई शब्दों में घुमा कर रखकर बताए, वही चीज वही है कि आप ऐसे कर समझ लें, ऐसे समझ लें, ऐसे समझ लें। यानी सेंटेंस में वर्ड्स का उनके कार्य के अनुसार विभाजन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है, शब्द भेद कहलाता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्यतः 8 यानी 8 है। नंबर 1, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। यहां पर ये 8 प्रकार के आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये मान लीजिए ये इंग्लिश लैंग्वेज का बेस है, बिल्कुल कठिन नहीं होते हैं, विश्वास करिए। तो जितना इसमें दिया है क्लास 8 तक के लिए इतना सफिशिएंट, इतना ही हम पढ़ा दें पर्याप्त है। तो नाउन क्या होता है ये सब आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से इसमें दिया गया है, बहुत सरल तरीके से दिया गया है, बच्चा आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 होते हैं। और बड़ी अच्छी से बात की गई है यहाँ, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी वर्ड अपने आप में कोई एक विशेष पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, बल्कि प्रयोग के आधार पर वर्ड कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। बिल्कुल सही। कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जरूरी नहीं कि वो केवल एडजेक्टिव ही हो, वो एडजेक्टिव कभी कभी वही एडजेक्टिव वो कभी कभी प्रोनाउन का भी काम करने लगता है। ये कहने मतलब वो उसके कार्य करता है कि उसका सेंटेंस में यूज किस तरीके से किया, किस तरीके से प्रयोग किया गया है, वो होता है। कभी कभी वही एक ही शब्द, कभी वो आपका प्रोनाउन का काम करेगा, कभी वो एडजेक्टिव का काम करेगा, कभी वो कंजंक्शन का भी काम करेगा। जैसे हम बोले दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन। तो यहां पर दैट का प्रयोग हुआ है इसके रूप में, प्रोनाउन प्रोनाउन के रूप में हुआ है। अब बोला दैट पेन, दैट पेन। अब ये दैट पेन क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, दैट पेन। और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम भी दैट करता है, तो वहां पर कंजंक्शन का काम करने लगता है। जहां पर की का प्रयोग करते हो दैट का प्रयोग, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम भी दैट, यानी कि एक ही शब्द दैट है, वो प्रोनाउन का भी काम कर लेता है, वो एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है, और वो कंजंक्शन का भी नाम काम करेगा। ये करने उसके कार्य के अनुसार होता है। वही लिखा है यहां पर, यह ध्यान रखना चाहिए कोई भी वर्ड अपने आप में कोई विशेष पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं होता है, बल्कि प्रयोग के आधार पर वर्ड का कोई भी पार्ट्स ऑफ वर्ड कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो सकता है। वही बात है, दैट का एग्जाम्पल आपको बताया, एक एग्जाम्पल दिया गया, बहुत अच्छा दिया गया। इसमें लिखा है द बैट्समैन स्कोर्ड ओनली 1 रन इन द लास्ट ओवर ऑफ द मैच। यहां पर रन का प्रयोग देखिए, रन का प्रयोग यहां पर नाउन के रूप में किया गया है। द सोल्जर्स रन फॉर 10 किलोमीटर्स एवरी मॉर्निंग। लेकिन यहां पर रन का प्रयोग वर्ब के रूप में किया गया है। यहां पर किसके रूप में किया गया, यहां पर ये लिखा पहले वाक्य में रन शब्द नाउन के रूप में है, दूसरे वाक्य में वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये नोट लिखा है इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं, क्योंकि बच्चों को समझाना ये चीज बड़ा जरूरी होता है। नहीं तो कहीं जहां भी देखेंगे उसको, और दैट को या और कई सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, वो उसको या तो उसका प्रोनाउन हमेशा उनके प्रोनाउन ही मानेंगे, या उसको एडजेक्टिव मानेंगे, कंजंक्शन में। तो ये बहुत अच्छे से बताना, एग्जाम्पल के माध्यम से बताना है, और कुछ एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच से। विश्वास करिए इस टाइप के जो सेंटेंस दिए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेस्ट तरीके से उसको कवर अप किया गया, कई एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे अच्छी बात इसमें रेन मार्टिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, रेन मार्टिन होती है, हाई स्कूल के लिए बुक आती है, तो उसको बेस बनाइए। आप देख सकते हैं ये बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, रेन एंड मार्टिन, बहुत अच्छी बुक है। और इसी को देख करके इसको बेस बना करके इस बुक को लिखा गया है। तो ये आप देख सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस बुक से आप पढ़ें, लगातार पढ़ें,
अलग से आप बनाने की आपको कोई ज़रूरत अब ग्रामर के लिए नहीं है। इतना ही आप पढ़ा दें, निश्चित रूप से आपके बच्चे बहुत आगे बढ़ जाएँगे ग्रामर में। आज ये हमने केवल सेकेंड टॉपिक पर बात किया गया है। ये आपकी बुक है, आपको दिखा दें, जो आपके स्कूल्स में जो बुक भेजी गई है, ये बुक है, इसका पूरा टाइटल है। और ये देखिए मैंने क्या किया है, इस बुक की बाइंडिंग करा लिया है। आप चाहें तो बाइंडिंग, चूँकि इसका ये इतनी हो सकता है, अब नहीं मुझे मालूम कि आपके कब इस बुक को दोबारा इसको भेजा जाए, लेकिन हमने क्या किया, इसको बाइंडिंग करा लिया है। ये एक बुक को डाइट में हमें मिली थी, डाइट के लिए भेजी गई थी, तो इसको बाइंड करा लिया, चूँकि ये बहुत इसका टाइटल तो बहुत हल्का टाइप था। इसमें ₹50 के आस-पास बाइंडिंग होती है, आप करा लें तो हमेशा इस बुक को बहुत सुरक्षित रखिए आप। कि बुक जब फट जाएगी बड़ा दिक्कत होती है, कब मिले किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो बढ़िया से रखिए, बहुत अच्छा लगता है। हम बुक से ही केवल जीवन बदल देती हैं। किताबें पढ़ कर हम लोग अच्छी पोस्ट में सभी लोग पहुँचते हैं। तो जितना सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि किताबों के दम पर ही हम लोग जहाँ भी हैं, सभी लोग इन्हीं दम पर सुरक्षित रखें। तो इसको बड़ा अच्छा लगा, हमने करा के मैं लाया, बहुत अच्छा ये बुक है, आप देखिए। आपके सभी विद्यालयों जहाँ इसको लोग पढ़ा रहे होंगे, उनके पास ये रखी होगी। ये इसका बैक साइड, तो इसको आप पढ़िए और इस बुक को कई बार मुझे पढ़ाना है। ये अभी फर्स्ट राउंड है और कई चीज़ों को धीरे-धीरे इंक्लूड करते चले जाएँगे, क्योंकि जितनी बार इसको पढ़ाएँगे तो और चीज़ें एक सरल पढ़ाने का एक सरल तरीका आएगा, किस तरीके से हम और इसको सिम्प्लीफाई करें कि बच्चे आसानी सीख जाएँ। अभी इस वीडियो को जब हम स्कूल्स में जब जाते हैं, तो वहाँ भी इसको चला करके हम देखते हैं कि जो मैंने पढ़ाया है, बच्चे कितने समझ पा रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है पढ़ाने की स्पीड, कि बच्चे छोटे होते हैं। मैंने पढ़ा दिया आपके जो टीजीटी, पीजीटी तैयारी करने वाले या इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, तो उस लेवल पर अब मुझे भी जाना पड़ेगा कि जो हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी में स्कूल बच्चे होते हैं, तो उनके लेवल पर जा करके ही हमें पढ़ाना पड़ेगा जा करके, तब वो समझेंगे। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, कई चीज़ें देखना पड़ता है, उनको कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो ये वहाँ जा करके हम स्कूल्स में जब जाएँगे, सबसे अच्छी बात हमारे विद्यालयों में ये बड़े हाईटेक व्यवस्था किया गया है। बहुत इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है। तो 5-5 लाख हम लोग घर में अगर लगाएँ तो कम से 5-5 लाख रुपए लग जाता है। उसको यूज़ करिए, इसमें बहुत अच्छे कंटेंट दिया है, वीडियो उसमें दिया है, उसको इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसको सुरक्षित रखिए, जो भी आपके इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल में उसको उसमें दिखा भी सकते हैं, इस वीडियो को आप दिखाएँगे। तो आप प्रैक्टिस तो मैं करा ही दूँगा, इस बुक को कई बार पढ़ाना, तो आप लगातार इसको देखिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए और बच्चों को भी दिखाइए। तो कई बार बुक्स को मुझे पढ़ाना। थैंक यू वेरी मच।